नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने देहरादून से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आती हुई, जहां पर देहरादून में द प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल को ईमेल से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन ने काफी ज्यादा हड़कंप की स्थिति देखने को मिली। बता दें कि स्कूल प्रबंधन की सूचना पर पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है और बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की टीम जांच करती हुई भी नजर आई है। तो इस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सूचना पर पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है और बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की टीम जांच करने के लिए वहां पर पहुंची। आपको बता दें कि स्कूल को ईमेल से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। द प्रेसिडेंसी स्कूल है इसका नाम और इस धमकी के बाद सूचना पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम भी वहां पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और सीएम ने उत्तराखंड के विकास में उनके मार्गदर्शन और सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस दौरान सीएम धामी ने स्थानीय भांग के रेशे से बनी एक शॉल और नंदा देवी राजजात के पारंपरिक वाद्य यंत्रों की प्राकृतिक प्रतिकृति भी भेंट की और सीएम धामी ने पीएम से उत्तराखंड की स्थिति और राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं को लेकर चर्चा भी की। जो उत्तराखंड की स्थिति इस समय आपदा की स्थिति है और आपदा के कारण से हुआ नुकसान है, उन सभी के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है और साथ ही सड़क परिवहन के क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए की धनराशि विभिन्न मार्गों के सुधारीकरण के लिए और नवनिर्माण के लिए उसका भी मैंने अनुरोध किया है। साथ ही 6 राजमार्ग उनको उच्चीकृत करने का भी निवेदन किया है। साथ में पर्यटन की दृष्टि से और जनमानस को सुविधा की दृष्टि से काठगोदाम भीमताल लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उच्चीकृत किए जाने के लिए भी अनुरोध किया है। साथ ही 3 टनल जो कि जौलीकांग के मध्य 5 किलोमीटर लंबी तथा बेदांग से 20 किलोमीटर मार्ग बनाए जाने से जौलीकांग एवं तवा घाट दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जो 5 किलोमीटर टनल से अभी 5 किलोमीटर की टनल बन जाने से 161 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इसी प्रकार से सीपू से तोला तक 22 किलोमीटर टनल से दारमा वैली और जौहर वैली आपस में जुड़ जाएंगे और मिलन पिथौरागढ़ से लपतल चमोली 30 किलोमीटर की टनल बनने से और इन तीनों टनलों के बनने से 490 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। इसी प्रकार से मानसखंड जो मंदिर माला मिशन है उसमें हमारे 16 प्रमुख मंदिरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, उनका चौड़ीकरण करने के लिए और उनको उच्चीकृत करने के लिए एक सर्किट के तहत एक दूसरे से जोड़ने के लिए, चूँकि बहुत सारा काम राज्य सरकार उसमें कर रही है, जैसे वन भूमि का हस्तांतरण है, इसके अलावा मुआवजा इत्यादि की प्रक्रिया है, उन सबको राज्य सरकार अपने संसाधनों से कर रही है। भूमि अधिग्रहण से लेकर हस्तांतरण से लेकर इसी में 1000 करोड़ रुपए की उस मार्ग को उच्चीकृत करने के लिए 2 लेन के लिए आवश्यकता है। उसका भी मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है। उधर देहरादून में भाजपा ने प्रदेश में व्यापक स्तर पर मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाने का फैसला किया है और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की मौजूदगी में अगस्त महीने तक के कार्यक्रम उत्तराखंड बीजेपी ने तय कर लिए हैं, जिनको आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जाएगा। वहीं भाजपा शहीदों के सम्मान में राष्ट्रव्यापी मेरा माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान को प्रदेश में भी व्यापक पैमाने पर चलाने जा रही है। देखिए, बहुत बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, प्रधानमंत्री जी इस बार स्वतंत्रता दिवस में उस कार्यक्रम को लेने वाले हैं और प्रत्येक गांव से, हर गांव में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी न किसी रूप में, चाहे सैनिक है, हमारे कारगिल शहीद बड़ी संख्या में हमारे उत्तराखंड में है, हमारे पुलिस के जवान है जो किसी न किसी कारणवश शहीद हुए हैं, ऐसे सब लोगों की स्मृति पट्टिका ये उस गांव में लगे और उसमें हमने कहा कि अमृत सरोवर
ये जिन क्षेत्रों में हमारा पहाड़ में वो नौले भी बोलते हैं, धारे भी बोलते हैं, ऐसा स्थान जहाँ पर सबका जाना हो और वो चित्र, वो पट्टिका उस गांव के सब लोग देखें। इस विषय को लेकर व्यापक कार्यक्रम होगा। बागेश्वर में उपचुनाव से पहले राजनीति काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है और दरअसल बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार ने आयुष विभाग में नियुक्ति को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन राम दास की पुत्री को गलत तरीके से आयुष विभाग में नियुक्ति देने का दावा किया है और इस पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवत सिंह डसीला, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष ललित बिष्ट और कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष गोपा दपोला ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि नियुक्तियों में पारदर्शिता को लेकर सरकार के दावे खोखले हैं और लोगों को अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सड़कों पर उतर जाना चाहिए। जो खुलासा कल हुआ है तो उसमें यही है कि ये सरकार को आईना दिखाने का जो काम हो रहा है वही काम है। सरकार जो के कार्यकलाप है उनको पारदर्शी तरीके से अभी बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार जी ने प्रमुखता से रखा हुआ है और नए नंबर प्राप्त करने के बाद और 4.5 नंबर प्राप्त करने वाले का सिलेक्शन होता है। तो ये अंधा कानून, मतलब अंधी और बहरी सरकार के सामने आज हमारे पहाड़ के बच्चों का मनोबल तोड़ा जा रहा है, हमारे अभिभावकों का मनोबल तोड़ा जा रहा है। तो इसमें जो है मैं तो अपील करूंगी कि हमारी उत्तराखंड की जो जागरूक जनता है, प्रबुद्ध जनता है, उनको बाहर आना चाहिए, सड़क पर उतरना चाहिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने उत्तराखंड के भविष्य को लेकर जो है आगे आना चाहिए। जो बॉबी पवार बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जो है उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा इस प्रदेश में कल किया है। वो विगत 1.5-2 वर्षों से इस प्रदेश में जो भी नियुक्तियाँ हो रही है, चाहे यूके एसएससी के द्वारा हो रही है या यूके पीएससी के द्वारा हो रही है, उसके भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे स्नातक स्तरीय परीक्षा थी, कनिष्ठ सहायक की परीक्षा थी और सचिवालय रक्षक की परीक्षा थी, वन दरोगा की परीक्षा थी, उनका उसके भ्रष्टाचार को उन्होंने उजागर किया। आज जो ये यूनानी चिकित्सक का ताज़ा प्रकरण जो आज हमारे सामने आया है, बॉबी पवार जी ने जो खुलासा किया है, इसमें आपको मैं विदित कराना चाहता हूँ। जिस प्रकार यहाँ पर यूपीएससी परीक्षा कराती है, उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा कराती है, उसमें एक पद के अगेंस्ट में जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है 15 बच्चे निकाले जाते हैं और जो इन्होंने विभागीय चयन समिति इन्होंने बनाई और उसमें इनका कोई कट ऑफ, जब ये न्यूनतम कट ऑफ होती है, न्यूनतम कट ऑफ को जो बच्चा प्राप्त कर लेता है वो अगले चरण की परीक्षा के लिए अहल होता है। पर यहाँ पर 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 13 नंबर वाले बच्चे अगले चरण में कैसे गए? देखिए, एक हमारे स्वर्गीय पूर्व के कैबिनेट मिनिस्टर चंदन राम दास जी की पुत्री के नियुक्ति के बारे में आज बॉबी पवार ने एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। वो मैंने लाइव देखा था पूरा इंटरव्यू उसका। तो उसमें ये कहा गया कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से जो चयन होना चाहिए था वो प्रक्रिया न करके इन्होंने एक जो यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा का जो इन्होंने जो 5400 पे ग्रेड में जो उसको नियुक्ति दी है वो एक अवैधानिक नियुक्ति उन्होंने करार दे रखी है और जिसमें कि आज हम भी उसके लिए जो है एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस बात का खुलासा होना चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में ये जीरो टॉलरेंस की जो सरकार है वो कहती है कि हमारे द्वारा भ्रष्टाचार और युवाओं और जो बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसमें हम भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आए दिनों आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण और नेताओं के द्वारा जो है ये भ्रष्टाचार किया गया है और वो चालाकों के पीछे भी हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये जो नियुक्ति हुई है इसका खुलासा होना चाहिए। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। मैं चाहना कि खिडारी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਖੇਡਣਗੇ।
ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਗੇਮਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਆਏ ਆ, ਕਾਫੀ 11 골ਡ ਆਏ ਸਾਡੇ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਵਧੀਆ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਘਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗੇਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਗਰੋ ਕਰਦਾ। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह को कांग्रेस हाईकमान ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस हाईकमान ने प्रीतम सिंह को छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है और इसके साथ ही मीनाक्षी नटराजन को भी ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो ये दो बड़ी जिम्मेदारियां इन दोनों को दी गई हैं और कांग्रेस हाईकमान का ये बड़ा कदम देखा जा रहा है। अगली खबर हल्द्वानी से, जहां नगर निगम की सफाई व्यवस्था को लेकर अब मुख्य नगर आयुक्त एक्शन मोड में आ गए हैं और सफाई कर्मचारियों के सफाई के नाम पर वार्ड से गायब रहने के और काम न करने जैसी शिकायतें मिलने के बाद मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसमें अब ऐसे लापरवाह और कामचोर कर्मचारियों के निलंबन के बाद सीधे बर्खास्तगी ही कार्रवाई की बात कही गई है। फिर कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं कि नायक गलत कर रहे हैं। तो मैंने अपने नगर स्वास्थ्य अधिकारी से अपेक्षा करी है कि वो ऐसे क्षेत्रों में जहां पर कर्मचारियों में और नायकों में विवाद हो रहा है उसकी गोपनीय जांच कराएं और स्पष्ट करें कि कौन दोषी है। दूसरा, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि चाहे नायक हों चाहे कर्मचारी पर्यावरण मित्र हों, जो भी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है, अपनी बीट में अपने क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर रहा है, नालियों को क्लीन नहीं रखने का काम नहीं कर रहा है, अब पुष्टि होने पर मैं किसी भी दशा में उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करूंगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है सामने। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। देहरादून में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और डेंगू के 3 और मरीज देखने को मिले हैं। 102 संख्या पहुंच चुकी है और स्वास्थ्य विभाग लगातार जांच कर रहा है। तो आपको बता दें कि डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है और जांच उनके द्वारा करवाई जा रही है और स्वास्थ्य विभाग लगातार इसको लेकर जांच भी करवा रहा है। तो देहरादून में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता हुआ देखा गया है। 3 और मरीज मिले हैं और इसी के साथ जो संख्या है वो बढ़कर 102 पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर अलर्ट मोड पर है, लगातार जांच भी करवा रहा है। लेकिन अलर्ट मोड पर रहने के बाद भी जो डेंगू की मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। डेंगू के 3 और नए मरीज मिले हैं और जो डेंगू के मरीजों का आंकड़ा है वो अब 102 पहुंच चुका है। देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आती हुई, जहां पर डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि बाढ़ के प्रकोप के चलते और जिस तरह से मानसून सीजन वहां पर बना हुआ है और इसी बीच डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जा रही है। बताना चाहेंगे कि डेंगू के 3 और नए मरीज मिले हैं इस क्षेत्र में और स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर काफी ज्यादा गंभीर भी है और लगातार जांच भी करवा रहा है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए नवीन शुक्ला का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो नवीन, लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, 3 और नए मरीज मिले हैं और जो आंकड़ा है वो 102 पहुंच चुका है। स्वास्थ्य विभाग कितना ज्यादा गंभीर, कितना ज्यादा सतर्क? जी मनीषा, निश्चित तौर पर बरसात की दस्तक भी हो गई, मानसून की बारिश होने के साथ ही डेंगू के जो खतरे हैं वो भी बढ़ते हुए जा रहे हैं। इसके साथ ही तमाम जो जिलों की बात की जाए तो जो डेंगू के मरीज हैं उनकी मिलने की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही अगर मैं राजधानी देहरादून की बात करूं तो 102 मरीज अब तक डेंगू के मिले हुए हैं। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर अब अलर्ट मोड पर आया है। तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया गया है। साथ ही अगर दून मेडिकल चिकित्सालय की बात करें तो वहां पर डेंगू के लिए एक अलग वार्ड भी बनाया गया है। इसके साथ ही अभी हाल ही में जो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत हैं उन्होंने सभी जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की है और सबको दिशा निर्देश दिए हैं कि जो डेंगू को लेकर प्रभावी कदम है उसको किया जाए। साथ ही नगर निगम द्वारा जो फॉगिंग का काम है उसको शुरू कर दिया गया है। तमाम सारे जो वार्ड हैं वहां पर फॉगिंग का काम करवाया जा रहा है और साथ ही स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है कि डेंगू के मामले अगर ज्यादा और बढ़ते हैं तो उस पर प्रभावी कदम किस तरीके से कराया जाए, इसको लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है और तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। साथ ही जो जिले की
सीएमओ हैं उन्हें भी निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने जिलों की मॉनिटरिंग करें। अगर किसी जिलों में जो डेंगू की संख्या बढ़ रही है तो उस पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। स्वास्थ्य विभाग डेंगू को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और राजधानी देहरादून की खासकर बात की जाए तो वहां पर जो मरीजों की संख्या में काफी इजाफा विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। चिकित्सालयों में अलग डेंगू का वार्ड बनाया गया है। साथ ही जो दवाइयों की जो समुचित व्यवस्था का भी कार्य किया गया है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है और डेंगू की संख्या न बढ़ने पाए इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। तमाम सारे वार्डों में फॉगिंग का काम किया जा रहा है, छिड़काव किए जा रहे हैं जिससे कि जो डेंगू की संख्या न बढ़ने पाए। ठीक है नवीन, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब ये संख्या पहुंचकर 102 पहुंच चुकी है। उधर प्रदेश में भारी बारिश के चलते कई जगह पर नेशनल हाईवेज के टूटकर बह जाने की खबर भी सामने आई और आपको बताना चाहेंगे कि बारिश के चलते चमोली जिले में और बद्रीनाथ मार्ग और उत्तरकाशी में भी बार बार मार्ग बाधित हो रहे हैं। वहीं इसकी वजह से चारधाम यात्रा भी बार बार बाधित हो रही है और इस पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के राष्ट्रीय अजय ने कहा कि राज्य में हो रही बारिश के कारण चारधाम पूरी तरह से चारधाम की यात्रा बाधित हो रही है और बावजूद इसके कि तीर्थयात्रियों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो प्रदेश में बारिश का कहर जारी है और जिस तरह से चारधाम यात्रा भी प्रदेश में चल रही है उसको लेकर तीर्थयात्रियों में भले ही काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है लेकिन परेशानियां भी कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार सड़क मार्ग भी अवरुद्ध हो रहा है, इसके कारण से यात्रा बाधित हो रही है। लेकिन उसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं तीर्थयात्री हैं उनके उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है और जिस प्रकार से वर्तमान में यात्रा चल रही है और जो अब तक के आंकड़े हैं उससे हमारा अनुमान है कि इस वर्ष जो चारधाम यात्रा है वो एक नया रिकॉर्ड अपना कायम करेगी। वहीं रामनगर में कार्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन के प्रति लोगों का रोष जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। वहीं आज यहां पर 17 से 13 इको डेवलप कमेटी के अध्यक्षों ने अपने इस्तीफे कॉर्बेट प्रशासन को सौंप दिए हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि 17 में से 13 लोगों ने इस्तीफे सौंपे हैं और साथ ही इन्होंने इन गांव की ईडीसी को तुरंत भंग करने की मांग भी की है। इन अध्यक्षों का आरोप है कि कॉर्बेट प्रशासन का लंबे समय से ग्रामीणों के साथ कम्युनिकेशन गैप हो चला है और अधिकारी उनसे बात तक नहीं करना चाहते, जिसके चलते कॉर्बेट की सीमा से लगे इन गांव में हो रहे नुकसान तक की इन्हें जानकारी नहीं है। तो 17 में से 13 लोगों ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और उन्होंने कहा है कि गांव में हो रहे नुकसान तक की उन्हें जानकारी नहीं है और इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। इनका कुछ प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स अपने आप हमारे पास रखे। अभी हम डायरेक्टर सर से बात करके जल्दी से जल्दी से इनके साथ एक मीटिंग कराया जाएगा। इनका जो भी प्रॉब्लम्स है उसका हल ढूंढा जाएगा। तो आज आए थे उनका प्रॉब्लम्स लेके, हमको उनका ये प्रॉब्लम्स का एक ये देके गए हैं। तो जल्दी से जल्दी इनके साथ अभी एक संवाद होगा, तो उसका जो भी प्रॉब्लम्स है उसको असल में जो कॉर्बेट प्रशासन से हमने कई बार अपनी समस्याओं के बारे में कहा और हमारी बात कॉर्बेट निदेशक से भी हुई थी, लेकिन उन्होंने कोरा आश्वासन दिया और हमारी कोई भी समस्या का निराकरण नहीं किया। और क्योंकि जो 17 EDC 18 EDC यहाँ पे हैं और सारे लोग विकास पूरी तरह ख़त्म हो गया है और जंगली जानवरों से पूरा नुकसान है और हम लोग जनता के प्रति जवाबदेह हैं। और जब भी कोई आयोजन होता है तो कॉर्बेट प्रशासन ने, पहले तो आयोजनों में EDC को बुलाया जाता था, कुछ समय से कॉर्बेट प्रशासन कभी भी EDC की भागीदारी नहीं देता, वहाँ पर कोई भी नहीं आता है। उधर राजधानी देहरादून में भी कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और दून मेडिकल कॉलेज में ऐसे मरीजों का तांता लगा हुआ है। आई फ्लू के पेशेंट की संख्या में इजाफा देखते हुए अस्पताल प्रबंधन भी लगातार लोगों से आइसोलेट होने को कह रहा है। वहीं दून मेडिकल कॉलेज के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर पीयूष सोढ़ी ने कहा कि आई फ्लू से घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये 1 से 2 हफ्तों में ठीक हो जाने वाली बीमारी है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क जरूर रहना है। देखिए, जो आई फ्लू है इसको जनरली हम वायरल कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं और ये एक वायरस की वजह से होता है, जिसको एडिनो वायरस बोलते हैं। ये एक जनरली फैलने वाली डिजीज़ है जिसको, जो कि एक तरीके से वायरल डिजीज़ है। तो इससे रोकथाम के लिए हमें जिसको भी ये चीज़ हुई है उसको सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करना होगा। जो भी वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों को सबसे पहले सेपरेट करना होगा। देहरादून में क्लीन दून ग्रीन दून के तहत नगर निगम में शहर के सभी इलाकों से डस्टबिन हटवाए गए थे और नगर निगम का प्लान था कि शहर के सभी डस्टबिन को हटाकर घरों से सीधा कूड़ा इकट्ठा किया जाएगा ताकि शहर का प्रत्येक इलाका कूड़ा मुक्त हो सके। इसके लिए कूड़े गाड़ी का भी प्रबंध किया गया था। हालांकि निगम का ये प्लान पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है, जिसके बाद निगम ने कुछ क्षेत्रों में तो डस्टबिन वापस से लगा दिए हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ऐसा पाया नहीं गया
जिसके चलते सड़कों पर कूड़ा देखा जा सकता है। वहीं उस पर मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा है कि इस परेशानी पर विचार किया जा रहा है। हाउस टैक्स को ब्याज के लेके ये समस्या ये आ रही है कि जहां ये नया क्षेत्र हमारा जुड़ा है, जो कमर्शियल उनके भवन है, कमर्शियल भवन में पहले तो स्थिति शासन से स्पष्ट नहीं थी कि इनको छूट है या नहीं। उसका शासन से जो है स्थिति क्लियर होकर आ गई कि जो कमर्शियल है उसमें सरकार ने छूट नहीं दी है। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, देहरादून में भारी बारिश की आशंका लगातार बनी हुई है और मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, नैनीताल, चंपावत में बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है। तो इन 3 जिलों में ज्यादा बारिश की संभावना है और 4 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देहरादून में भारी बारिश की आशंका लगातार बनी हुई है और मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। येलो अलर्ट जारी किया है और जिलों में जिस तरह से भारी बारिश के बाद तमाम परेशानियां देखने को मिल रही हैं, लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में येलो अलर्ट का जारी होना वाकई में काफी ज्यादा चिंता की बात है। लगातार बारिश का कहर प्रदेश में ये देखा जा रहा है और उधर देहरादून में भी भारी बारिश की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो जिलों के लिए भारी बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी हुआ है और देहरादून, नैनीताल, चंपावत में बारिश की ज्यादा संभावना बनी हुई है। तो 4 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए यशराज आनंद का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो यशराज, देहरादून में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश की स्थिति काफी ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। जी बिल्कुल मनीषा, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में जब से मानसून का सीजन शुरू हुआ तब से लगातार काफी तेज बारिश हो रही है। वहीं यदि बात की जाए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की, तो देहरादून में भी लगातार काफी तेज बारिश की जा रही है। पिछले 2 से 3 दिन भी लगातार देहरादून में बारिश काफी ज्यादा बारिश हो रही थी। लेकिन देहरादून के साथ एक खास चीज यह है कि यहाँ पर अभी काफी तेज धूप है। काफी तेज धूप के बावजूद शाम में मौसम ठंडा हो जाता है और बारिश होने लगती है। इस बारिश के कारण क्या होता है, यहाँ पर कुछ परेशानियां भी हो जाती है। लेकिन मौसम विभाग के द्वारा देहरादून, चंपावत, नैनीताल में, हल्द्वानी में काफी ज्यादा येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिस कारण से वहां पर लोगों को सचेत रहने की चेतावनी दी गई है कि लोग अपने पहाड़ी क्षेत्र में अपने घर से जब भी वो निकलें, विशेष कार्य हो, प्रयोजन हो, तभी वो घर से बाहर निकलें, अदरवाइज वो घर में ही रहें। तो इस तरीके से ये देखा जाए कि लगातार उत्तराखंड में इस बार भारी बारिश एक मुसीबत का सबक बन रहा है, क्योंकि भारी बारिश के कारण भूस्खलन भी होते जा रही है, तो पहाड़ों पर चढ़ाई भी बंद हो। बिल्कुल, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।